हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है भाग्य। देखो कल्याणी, तुम्हारी बेटी को जितना पढ़ना था हम पढ़ा चुके हैं। अब वह चुपचाप विवाह करके अपने ससुराल चली जाए, यही सबके लिए अच्छा रहेगा। ज्ञानेश्वर बाबू ने कड़े शब्दों में अपने छोटे भाई की पत्नी से कहा। लेकिन जेठ जी, मेरी स्वाति पहले अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसकी इच्छा है कि सिर पर आंचल रखकर दरवाजे की ओट में खड़ी कल्याणी जेठ जी को अपनी बेटी की इच्छा बताना चाहती थी, लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई। इच्छा विच्छा कुछ नहीं होती है, मेरी वजह से ही तुम्हारी बेटी यहाँ तक पढ़ पाई है, वरना तो अब जो मैंने कह दिया है उसे तुम दोनों को मानना ही पड़ेगा। आखिर तुम दोनों का भाग विधाता तो मैं ही हूँ। कड़कते हुए ज्ञानेश्वर बाबू बोले तो कमरे से निकलकर स्वाति आई और तीखे स्वर में बोली, नहीं ताऊ जी, आप मेरे भाग विधाता नहीं हैं। यह सच है कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, लेकिन यह मत भूलिए कि मेरी माँ ने आपको इसकी पूरी कीमत दी है। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी माँ का सहारा बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा फैसला आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए हम दोनों कल ही इस घर से चले जाएंगे। चलो माँ। कहते हुए स्वाति अपनी माँ का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर चली गई। कभी स्वाति का भी हंसता खेलता परिवार था। उसके पिता राम स्वरूप एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी आमदनी में तीनों जनों के परिवार का गुजारा बड़े मज़े में हो जाता था। राम स्वरूप की एक ही इच्छा थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपने देश की सेवा करे। अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए उसने पैसे भी जमा करने शुरू कर दिए थे। एक शाम राम स्वरूप जब फैक्ट्री से घर वापस आ रहा था तो उसने सड़क पर बच्चों को खेलते देखा। तभी उसकी नज़र तेजी से आते हुए एक ट्रक पर पड़ी। उसने बच्चों को वहां से हट जाने को कहा। सभी बच्चे सड़क से हट गए, लेकिन एक बच्चा वहीं बैठा रहा। तब वह दौड़ते हुए आया और बच्चे को सड़क पर से हटा दिया, लेकिन अफसोस वह स्वयं ट्रक की चपेट में आ गया। अस्पताल में वह 2 दिनों तक मौत से लड़ता रहा, लेकिन फिर उसने दम तोड़ दिया। उसकी पत्नी कल्याणी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी बेटी को लेकर वह कहाँ जाएगी, क्या करेगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे में राम स्वरूप का बड़ा फुफेरा भाई ज्ञानेश्वर ने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। फैक्ट्री से पैसे दिलवाने में उसकी मदद की और अपने घर में रहने के लिए जगह भी दी। ज्ञानेश्वर बाबू की पत्नी सुशीला ने भी कल्याणी और स्वाति को अपना समझा। कल्याणी छल कपट से कोसों दूर थी। उसने अपने जेठ पर भरोसा करके अपनी सारी पूंजी उनके हवाले करते हुए कहा कि भैया, मैं तो कुछ जानती समझती नहीं, अब आप ही स्वाति की शिक्षा दीक्षा पूरी करा दीजिए। रुपए देखकर ज्ञानेश्वर बाबू के मन में लालच आ गया। उन्होंने तुरंत सारे पैसे अपने पास रख लिए और स्वाति का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करा दिया। उसकी ज़रूरतों जैसे कापी किताबों के लिए पैसे देने में कटौती करने लगे। स्वाति के लिए यह सब बहुत असहनीय था, पर वह मेहनती थी, माँ की तकलीफ को समझती थी। उसने खूब मेहनत की और उस तंगहाली में भी वह 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में अव्वल आई। फिर उसने 12वीं की परीक्षा दी। वह प्रशासनिक अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती थी, इसलिए वह ग्रेजुएशन करते हुए यूपीएससी की तैयारी भी करना चाहती थी। लेकिन उसके ताऊ जी ने पढ़ाई बंद करके शादी करने का फरमान जारी कर दिया तो वह क्रोधित हो उठी। उनकी बात को अस्वीकार करते हुए उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने और पिता के सपने को पूरा करने का दृढ़ निश्चय किया। अगले ही दिन स्वाति अपनी माँ को लेकर एक किराए की मकान में शिफ्ट हो गई और कॉलेज जाकर पढ़ाई करने लगी। साथ ही यूपीएससी की तैयारी में भी वह जुट गई। उसकी माँ सिलाई का काम करने लगी, जिससे रनिंग इनकम होती रही। फिर भी स्वाति के लिए राह आसान नहीं थी, तमाम बाधाएं भी थी, लेकिन वह बड़ी सी डगर पर चलती रही। कुछ समय बाद जब पैसों की समस्या होने लगी, तब वह आसपास के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ने लगी। बीए की सेकेंड ईयर की परीक्षा के बाद उसने यूपीएससी की प्रवेश परीक्षा भी दी, जिसमें वह अपनी जगह नहीं बना पाई। तब उसे समझ आया कि कोचिंग लेना जरूरी है।
स्वाति के घर के पास ही सक्सेस कोचिंग सेंटर था। कॉलेज के बाद वह रोज शाम को क्लास के बाहर खड़ी होकर अध्यापकों के लेक्चर सुनने का प्रयास करती। एक दिन एक सज्जन ने उससे पूछ लिया कि तुम क्लास के बाहर ही क्यों खड़ी रहती हो, अंदर क्यों नहीं जाती? तब उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और धीरे से बोली कि कोचिंग क्लासेस की फीस के लिए उसके पास पैसे नहीं है। सज्जन बोले, बस इतनी सी बात है, चलो मैं तुम्हारी फीस भर देता हूँ और तुम अंदर जाकर मन लगाकर अपनी तैयारी करो। लेकिन मैं तो आपको जानती नहीं, पैसे कैसे? स्वाति ने हैरत से कहा। तभी क्लास खत्म हुई और सज्जन को देख एक लड़की ने कहा, पापा आप कब आए? तब सज्जन स्वाति से बोले, बेटी मेरा नाम चंद्रशेखर है, ये मेरी बेटी प्रिया है, मैं रोज यहाँ प्रिया को छोड़ने और लेने आता हूँ, अब तो जान गई ना मुझे। चंद्रशेखर ने स्वाति की फीस भर दी। प्रिया और स्वाति अच्छी सहेलियां बन गई थी। एक दिन स्वाति ने प्रिया को अपनी माँ से भी मिलवाया। सेकंड अटेम्प्ट के लिए स्वाति की तैयारी अच्छी थी। बीए के रिजल्ट के कुछ समय बाद यूपीएससी का भी रिजल्ट आया। अपने अच्छे रैंक देखकर वह खुशी से फूली नहीं समाई थी। फिर उसने इंटरव्यू की तैयारी की, लेकिन कुछ कमियों के कारण वह क्वालिफाई नहीं कर पाया। स्वाति का बीए पूरा हो चुका था, इसलिए अब उसने अपना पूरा ध्यान प्रवेश परीक्षा पर लगा दिया। प्रिया भी इस बार पुनः परीक्षा दे रही थी। दोनों सहेलियों ने इस परीक्षा में अपनी जान लगा दी। रिजल्ट निकला तो दोनों ने ही अच्छे रैंक प्राप्त किए थे। कुछ समय बाद रिजल्ट निकला तो दोनों सहेलियां आईएएस बन गई थी। स्वाति ने घर जाकर माँ को खुशखबरी सुनाई और उनके चरण स्पर्श करके बोली, बस माँ, अब आपको ये सब कुछ नहीं करना है, अब आप एक आईएएस ऑफिसर की माँ हैं। स्वाति की पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई थी, इसलिए वह अपनी माँ को लेकर वहीं चली गई। पहली तनख्वाह मिलते ही उसने प्रिया के पिता के पैसे वापस कर दिए। वो तो पैसे ले ही नहीं रहे थे, लेकिन जब स्वाति ने कहा कि इन रुपयों को आप मुझ जैसी अन्य लड़कियों की मदद में लगा दीजिएगा, तब उन्होंने ले लिया। एक दिन स्वाति अपने ऑफिस में बैठी फाइलें देख रही थी। तभी चपरासी ने आकर उसे एक पर्ची दी। पर्ची पर चंद्रशेखर नाम पढ़कर वह तुरंत खड़ी हो गई और बाहर जाकर आदर सहित उन्हें भीतर ले आई। अपनी कुर्सी पर उन्हें बैठने के लिए आग्रह करती हुई वह बोली, अंकल आप इस कुर्सी पर बैठकर मुझे कृतार्थ करें, आप तो मेरे भाग विधाता हैं। कोचिंग करने के लिए अगर आप मेरी फीस नहीं भरते तो मैं न जाने कहाँ कहाँ भटक रही होती। आप तो नहीं बेटी, तुम अपनी मेहनत और लगन से इस मुकाम पर पहुंची हो। इंसान के कर्म ही उसके भाग को बनाता है, इसलिए बेटी अपने भाग की तुम स्वयं भाग विधाता हो और इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार सिर्फ तुम्हें है। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, किसी काम से यहाँ आया तो तुम्हें देखने चला आया। सदा खुश रहो। कहते हुए चंद्रशेखर जी ने स्वाति के सिर पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और वापस चले गए। दोस्तों, सच ही तो है, हमारे कर्म से ही हमारा भाग बनता है, इसलिए अच्छे या बुरे भाग का विधाता इंसान स्वयं होता है। लेकिन कभी कभी चंद्रशेखर जैसे उदार हृदय वाले लोग स्वाति जैसे असहाय लड़कियों की मदद करके उसके भाग विधाता बन जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।